हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हम लोगों ने चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल के अनुसार होता है उन चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। अब जो देखने की बारी है फीचर और नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं फीचर और नेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है और उसके एक एक टर्म को समझने का कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला टर्म जो है वो है सोवर्निटी। सोवर्निटी देखिए, अपना भारत जो है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से सोवरेन है। किस तरह से, आइए समझते हैं। इट मीन्स एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर। हमारे देश में संविधान है। हम लोग किसको प्राथमिकता देते हैं संविधान को। किसी भी कानून व्यवस्था या किसी भी चीज़ के लिए भारत में अगर रहना है तो संविधान का गुण गाना होगा। ठीक, हमारा एक ही पॉलिसी होता है। ऐसा नहीं है जो नेपाल में कोई कानून है उस चीज़ को हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दे, जो नहीं उस देश में ही कानून है तो हम उसको यहाँ भी मानेंगे। नहीं, हमारा संविधान जो है वो प्राथमिक है। यहाँ किसी तरह के फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन पावर को इम्प्लीमेंट या किसी तरह का वहाँ के कानून यहाँ नहीं किसी पर थोपा जाएगा, न यहाँ माना जाएगा। अब देखिए इंटरनली किस तरह से, इट हैज़ ए फ्री गवर्नमेंट विच इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल एंड मेक्स लॉज दैट गवर्न पीपुल। हम लोग क्या करते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं जो कि हमारे लिए कानून बनाते हैं कि सरकार किस तरह से चल सके। तो ये हमारा एक्सटर्नली है, इंटरनली है, इसलिए क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक चैनल में बंधे हैं। हम खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे लिए कानून बना सके लेजिस्लेचर में बैठ के, वो ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं जो उस तरह से लायक और सक्षम होते हैं। तो ये था हमारा सोवरेनिटी का दो टर्म, एक्सटर्नली और इंटरनली। किस तरह से एक्सटर्नली मतलब हम लोग किसी फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन पावर के अधीन नहीं है। दूसरा इंटरनली जो हम अपने सरकार खुद बनाते हैं, लोगों के द्वारा चुन के बनी हुई सरकार हमारे लिए कानून बनाती है जिससे लोग या जो भी भारत में नागरिक हैं उन पर शासन व्यवस्था और सुनियोजित ढंग से संविधान का पालन कराया जाए। अब अगला जो है सोशलिस्ट। सोशलिज्म को इकोनॉमिक फिलॉसफी के अनुसार देखा जाए तो इसका मतलब होता है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अब देखिए भारत जो भी चीज़ में प्रोडक्शन में आगे होगा तो उसमें कहीं ना कहीं भारत उसको एक्सपोर्ट भी करता होगा और उसका बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन करने में उसको आसानी होती है। लेकिन सपोज मान लीजिए कभी कभी सुनते हैं जो प्याज हमारे भारत में प्याज का रेट बढ़ गया, टमाटर का रेट बढ़ गया, तो अब जो हम बाहर से टमाटर मंगवाते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट सरकार या जो भी संस्था इसमें लगी होती है अपने अकॉर्डिंग या वहाँ के नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वही चीज़ यहाँ दिखाया जा रहा है, जो हमारे भारत के प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को स्टेट मतलब यहाँ कंट्री के द्वारा खुद संचालित किया जाता है। इकोनॉमिक भाषा में अगर इकोनॉमिक फिलॉसफी में कहें, जो हमारा जो भी प्रोडक्शन है या पर कैपिटा इनकम है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से भारत राज्य के अंदर में है और भारत के लोग ही इसको करते हैं। अब लेकिन भारत में ये स्वायत्ता है कि हम लोग अपना पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप, ये सब चीज़ें फॉर्म करके हम इन चीज़ों का लाभ उठाते हैं और तरह तरह की जो फ्री कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप जिन्होंने ले लिया है, उनको भी इस चीज़ की जवाबदेही प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन जो है पूरी तरह से कंट्रोल भारत सरकार के अधीन है। लेकिन कहीं कहीं अब धीरे धीरे छूट दी गई है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा भी उन चीज़ों को सरकार के संरक्षण में, सरकार के अधीनस्थ होकर काम करने की छूट है। अब देखिए सोशलिज्म से हम लोग अगर सोसाइटल व्यू से देखें या सोशल व्यू से देखें तो क्या कहता है, जो सामाजिक एकता को बनाने के लिए भी सोशलिज्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सोशलिज्म को हम लोग यहाँ दो एस्पेक्ट्स में देखें, एक इकोनॉमिक और एक सोशल। इकोनॉमिक क्या, जो हमारे देश के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को बैलेंस करने के लिए सरकार या भारत राज्य खुद उसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी रखता है और लेता है। उसमें कुछ पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का हेल्प लेती है या उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट के अधीन कार्य करने का अनुमति देती है। और दूसरा चीज़ आ जाइए, इस वर्ड से जो हम लोग समझते थे अब तक, इकोनॉमिक फिलॉसफी को अभी तक हम लोग नहीं बहुत लोग समझते हैं, लेकिन सोशलिज्म में सिर्फ सोशल
फिलोसफी नहीं आता है, इकोनॉमिक फिलोसफी आता है। तो इकोनॉमिक फिलोसफी समझ गए। अब सोशल फिलोसफी क्या कहता है, समाज में एकरूपता बनी रहे उस चीज़ पर काम करने के लिए भी सरकार खुद जिम्मेवार है। सरकार की जवाबदेही है समाज में एकरूपता, एकता बनी रहे, समानता बनी रहे। तो यही हमारा फीचर कहता है सोशलिज्म। तो हम लोग अभी 2 फीचर देखे, अब अगला फीचर देखते हैं, फिर बात करते हैं। प्रीएम्बल में हमारा जो अगला फीचर है, अगला नेचर जो हमारे स्टेट का कहता है, जो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के हिसाब से, तो अगला जो सेकुलर हमारा जो नेचर है वो क्या कहता है प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग, द स्टेट विल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड ऑल पर्सन विल बी इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। कहने का मतलब है जो हमारा संविधान कहता है, या संविधान के अकॉर्डिंग भारत किसी एक धर्म को, एक पंथ को, एक किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है, या किसी भी धार्मिक कुरीतियों से ग्रसित नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोग अपने जो भी पूजा पाठ की पद्धति है, जो भी उनका अपना पद्धति है उसको फॉलो कर सकते हैं। जो मुस्लिम मस्जिद जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, हिंदू मस्जिद जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, गुरुद्वारा, मतलब किसी तरह का किसी के पर थोपने वाला चीज़ यहाँ भारत में नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारत कोई एक किसी भी धर्म को इंटाइटल नहीं करता है, अपहोल्ड नहीं करता है। यहाँ सभी धर्म के लोग समान रूप से, एक रूप से रह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हर एक इंसान को एक अपना नैतिक अधिकार है, जो किसी भी एक धर्म को आप मान सकते हैं या मल्टीपल रिलीजन मानिए। जैसे भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म थे, बाद में उन्होंने बुद्धिज्म में चले गए। तो यहाँ धर्म की स्वायत्ता है, यहाँ आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसके लिए छूट है। भारतीय संविधान में इसकी छूट दी जाती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, मतलब आप अपने चॉइस से किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और देखिए ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, या सेकुलर जो हमारा वर्ड संविधान में है, वो कहीं ना कहीं एक जो हमारा केस है उसको भी उस पर मोहर और पुष्टि करता है, जो हमारा 1994 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इसके एसआर बोमई वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो केस था 1994 का, वो कहता है जो हमारे इंडिया में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और संविधान कहता है जो हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये हमारा प्रीएम्बल का नेचर ऑफ स्टेट का कुछ फीचर हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और हमारा नेचर ऑफ स्टेट वहाँ ख़त्म होगा। फिर उसके आगे के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग प्रीएम्बल को ख़त्म करेंगे। और आप देख रहे होंगे जो अभी तक हम लोगों ने जो 4 चैप्टर पढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं नोट्स या हमारा पॉइंट एक पॉइंटर की तरह होता था, जो कि हो सकता है सही बात है, जो उसको मेंस में आप इंक्लूड नहीं कर सकते थे, बस समझने के लिए था, पीटी के लिए था। लेकिन वो भी कम नहीं था। अगर आपका कंसेप्ट वहाँ क्लियर होता है तो आप यहाँ जो पढ़ाई अब शुरू हुआ है, जो संविधान मेन अब आपका यहाँ से शुरू हुआ है, चाहे कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आपको क्लियरली वो चीज़ यहाँ ग्राफ हो रही होंगी, या आपने उस चीज़ को अगर ध्यान में रखा होगा तो वो सारी चीज़ें याद आ रही होंगी और यहाँ समझ में आसानी से आ रहा होगा। तो कुछ लोग कह रहे थे सर मेंस के लिए क्या करना है, मेंस की तैयारी यहाँ से कैसे होगी। तो आप धैर्य रखिए, जितना चीज़ मैं बोला हूँ ना, जो बोर्ड से गया है वही क्वेश्चन मेंस में भी आएगा, और आपको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। समय दीजिए, समय का इंतज़ार कीजिए, आप लोग मेंस भी होगा और पीटी भी होगा, और सारी चीज़ें यहाँ से होके गुजरी होंगी। अब मेंस का आंसर राइटिंग तो मैं यहाँ अभी नहीं करवा सकता हूँ। आपको एक टॉपिक का कंसेप्ट जो होना चाहिए मैक्सिमम वो आप तक पहुँचाना हमारा मोटो है, ताकि आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। और अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो आप छोटे चीज़ों को भी बड़े अच्छे तरीके से प्लान वे में समझा सकते हैं। अब यहाँ कहने को 3 पॉइंट है। अब इस 3 पॉइंट को आप चाहें तो अच्छे तरीके से अगर लिखेंगे तो 50 से 70 वर्ड में आराम से लिख सकते हैं। अब 70 वर्ड तो मैं बोर्ड पे आपको डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही टेक्स्ट बुक आप लोगों को बता दिया, जो आप लोग एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए जो बाइबल है, उसके अलावा किसी बुक को अगर पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को पढ़िए, और कोई किताब पॉलिटी के लिए नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में
आपको अगर बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है तो हिस्ट्री में लूसेंट और क्राउन का जो भी आता है वो आप एंशिएंट मिडाइवल के लिए यूज कीजिए। बाकी मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो 12th क्लास की मॉडर्न की बुक आती है बिपिन चंद्रा की, उसको पढ़िए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो। लेकिन मेरे तरफ से अगर सजेशन लीजिएगा तो स्पेक्ट्रम को पढ़िए मॉडर्न के लिए। एंशिएंट मिडाइवल आप लूसेंट और क्राउन से पढ़ सकते हैं। अब मॉडर्न अगर लूसेंट और क्राउन से पढ़िएगा तो बीपीएससी उतना आसान अब नहीं रह गया। तो इसीलिए आप लोग धैर्य रखिए, पीटी भी यहीं से निकलेगा, मेंस भी यहीं से निकलेगा। आपका पेशेंस ज़रूरी है। 8 महीना आपसे मैंने समय लिया है और धीरे धीरे आपको भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो कैसे चीज़ें अपडेट हो रही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।